आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर जितेंद्र परवाज। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में किसी न किसी नए मौजू को लेकर हाजिर होते हैं। आज हम जिस मौजू को लेकर आए हैं और अपने मेहमानान से गुफ्तगू करेंगे वो है साहिर लुधियानवी, फन और शख्सियत। साहिर लुधियानवी को पूरी एक सदी हो गई है, उनके जन्मदिन पर शताब्दी वर्ष ये मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में और बाहर भी पूरे साल कार्यक्रम चलेंगे। इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में जिन मेहमानान को दावत दी है, आइए मैं उनसे आपको मिलवा दूं। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर मोहम्मद रफी साहब। डॉक्टर मोहम्मद रफी साहब, कई जबानों पर इनको महारत हासिल है। इन्होंने 7 से ज्यादा MA की हैं, 2 बार PhD की हैं। पंजाब के उर्दू अदब पर एक जगमगाता हुआ ऐसा सितारा है जिनसे आप बखूबी वाकिफ भी हैं, और इस वक्त ये सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब स्टेट कमीशन फॉर माइनॉरिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर केवल धीर साहब। 100 से ज्यादा किताबें इनकी मंजर आम पर आ चुकी हैं। इनको पंजाब गवर्नमेंट और सेंट्रल सरकार के अलावा बहुत से अदारों ने नवाजा है। डॉक्टर केवल धीर साहब का ताल्लुक साहिर लुधियानवी के शहर लुधियाना से है। लुधियाना से ताल्लुक होने की वजह से मैं चाहता हूं कि हम लोग गुफ्तगू का आगाज केवल धीर साहब से ही करें। डॉक्टर साहब, आप दोनों का एक तो हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। मैं केवल धीर साहब आपसे ही जानना चाहता हूं, आप लुधियाना से हैं, साहिर के साथ आपने वक्त गुजारा है, उनकी याद में आप जश्न करते हैं हर साल। मेरे ख्याल में 50 साल से ज्यादा उसको हो गए होंगे। और मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि साहिर की जो जिंदगी थी, अदबी जिंदगी, निजी जिंदगी, उसके बारे में आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखो, साहिर सिर्फ महज एक नाम नहीं है जी। साहिर अपने आप में एक कोई भी ऐसा लफ्ज हम ढूंढने तो मुताबिकत के लिहाज से वो नाम मिलता नहीं है। इतना अजीम शख्सियत उसकी थी जी, अजीम शायर, अजीम इंसान और मोहब्बतों से लबरेज। बिल्कुल बेशक। मेरी खुशकिस्मती है कि 1970 में बॉम्बे में कृष्ण चंद्र बहुत बड़े अफसाना निगार उर्दू के हुए हैं। बिल्कुल बेशक। उनके यहाँ ये क़याम किया करते थे साहिर लुधियानवी जी। तो मैं भी पहली बार बॉम्बे गया था, मेरी कहानी पर फिल्म की बात हो रही थी जी। तो राजा मेहदी अली खान मुझे कृष्णचंद्र को मिलाने के लिए गए जी। तो वहां पर एक महफिल जमी हुई थी जिसमें साहिर भी मौजूद थे। तो मुझे पहली बार पता लगा कि साहिर लुधियानवी कृष्णचंद्र के यहाँ क़याम पजीर हैं, वहां उनके लिए कुछ काम भी कर रहे थे। इब्तदाई दौर था उनका जी। मुंबई में नए नए वो पहुंचे थे और जद्दोजहद कर रहे थे वो अपने फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए। तो वो एक भरपूर मुलाकात उनसे हुई। तो एक मतलब है कि एक मिट्टी से कितना वो आपको उसका रिश्ता होता है, कैसा जज्बा होता है। तो वो जब सुना उन्होंने कि मैं लुधियाने से हूं जी, तो वो पहले तो मुझसे बगलगीर हुए, मुझे अपने पास बिठाया। उम्र में मुझसे बड़े थे, तो बड़ी प्यारी प्यारी कुछ बातें हुई। तो वो 1.5-2 घंटे वो साथ तो जो था पहली मुलाकात का, वो आज तक मेरे जहन में जिंदा है। क्या बात है, वाह वाह। उसके बाद ब्रीफली मुख्तसरन ये कि लुधियाना से उनको बड़ा इश्क था। लुधियाना में वो पैदा हुए, लुधियाना में उनकी इब्तदाई जिंदगी गुजरी। आलम जवानी में वो लुधियाना से लाहौर के लिए गए, लाहौर से वो ट्रेवल करते हुए कहां से कहां गए, वो एक अलग है, उसमें बात करेंगे हम। तो वो अक्सर लुधियाना आते थे, 3-4 रोज दिन ठहरते थे। और उनकी एक आदत थी कि वो अपने दोस्तों से जरूर मिला करते थे जो लुधियाना में उनके थे। तो उनके साथ महफिलें होती थी। तो इतना बड़ा प्यारा इंसान, तो उसको सलाम है। और आज हम वो इब्तिदा कर रहे हैं उसकी 100 साला जन्म शती की
शताब्दी की, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। डॉक्टर मोहम्मद रफी साहब, आपकी बातें एक अथॉरिटी रखती हैं, सनद रखती हैं। आपने साहिर को बहुत करीब से समझा है, आपने उस पर बहुत काम किया है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि साहिर की जो जिंदगी है उसके बारे में आप क्या मजीद इजाफा कर सकते हैं डॉक्टर साहब की बातों में? देखिए, जैसे कि साहिर लुधियानवी के बारे में जो मैंने पढ़ा, एक बार मुलाकात का भी मौका मिला, तो वो लोडेवाल लुधियाना में पैदा हुए 8 मार्च सन 1921 को। जी। तो रिसर्च ये बात बताती है और ये खुलकर बात सामने आई कि उनके वालिदे मोहतरम जागीरदार चौधरी फजल मोहम्मद की 11 बीवियां थीं। जी। 11 बीवियां थीं और साहिर जो थे वो 12वीं बीवी के वो नरीना औलाद, पहली औलाद थी। तो वो क्योंकि उसकी मतलब उनकी वालिदा का ताल्लुक जो था वो एक मुतवस्सित घराने से था कश्मीर के। जी। तो उनके वालिद मोहतरम जागीरदार चौधरी फजल मोहम्मद उस शादी को राज में रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये बात मंजरेआम पर आए कि एक जागीरदार ने एक गरीब औरत से शादी की। लेकिन उनकी वालिदा को ये बात मंजूर नहीं थी और किस्सा यहां तक बढ़ा कि उनकी वालिदा ने मुकदमा कर दिया, अदालत में वो चली गई और अदालत का फैसला जो था वो साहिर लुधियानवी की वालिदा के हक में हुआ। जी जी। और साहिर लुधियानवी की, और ये कहा क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जागीरदारों के बच्चे सब अय्याशियां जिंदगी की कर सकते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। तो अदालत ने ये महसूस किया कि ये बच्चा जो है अगर चौधरी जागीरदार की परवरिश में रहा तो ये बच्चा अनपढ़ रह जाएगा। तो उन्होंने वो बच्चा जो था वो वालिदा को दिया और वो उस बच्चे को लेकर उनकी वालिदा लाहौर चली गई। मैं अगर जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक चंद अल्फाज हाँ बिल्कुल मैं अर्ज करना बिल्कुल करो सर। कि वो जब मुकदमा चला ये हाँ तो उसकी सुनवाई हो रही थी जी, तो मजिस्ट्रेट ने जी वो उनकी साहिर की वालिदा से पूछा जी कि उन्होंने बच्चे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बच्चा मेरे पास रहेगा जी। तो उन्होंने वालिद से पूछा जी, तो उन्होंने कहा कि जागीरदार के बच्चों को पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ने की क्या जरूरत है, तो ये जागीरदार बनेंगे, ये होगा वो होगा। बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर साहब, मुकदमे के हवाले से एक बात मुझे याद आती है कि 2 मुकदमे, एक मिनट में मैं पूरा कर दूंगा 2 मिनट में। तो जब मजिस्ट्रेट ने ये सुने ये अल्फाज कि पढ़ने की क्या जरूरत है इनको, तो तब सिर्फ इन अल्फाज पे इसका बड़ी जगह जिक्र है जी, उन्होंने ये फैसला किया। वो फैसला मौजूद है अंग्रेजी में, मौजूद है कि वो ये जागीरदार या जो भी वो थे फर्जी जागीरदार थे। तो आप सही है डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात ये भी इससे ताल्लुक रखती है कि 2 मुकदमे हुए थे। एक तो उनकी वालिदा ने मुकदमा किया था तलाक का और उसके बाद बेटे की स्पुर्दगी का भी मुकदमा। नहीं, ये गलत बात है। ये बात भी एक जगह मिलती है। नहीं, बिल्कुल इसके बारे में क्या है? उनकी वालिदा ने कभी भी सेपरेशन या तलाक का मुकदमा नहीं किया। तो ये बातें जो हम मिलती हैं इसी को मैं चाह रहा हूँ कि आप वजाहत थोड़ी करें। लेकिन मुकदमा ये हुआ कि ये बच्चा जो है वो मेरे पास है। वो वजाहत में चाह रहा था कि हमारे दर्शकों को ऑथेंटिक जानकारी पहुंचे। एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, 100% ऑथेंटिक है। उन्होंने कभी सेपरेशन नहीं चाही और वो अपने बच्चे को लेकर लाहौर चली गई थी। अब ये देखिए कि वो बच्चा जिसका नाम जो था वो पहले लिखते थे अब्दुल हई के नाम से लिखते थे और AH के नाम से लिखते थे। तो उनमें ये था कि अब ये देखो कि उस बच्चे की जो मतलब परवरिश हुई वो किस माहौल में हुई, और उस बच्चे की परवरिश जो हुई वो बागियाना माहौल में हुई। बिल्कुल, क्योंकि उनकी वालिदा बहुत इज्जतदार, बहुत अजमत वाली औरत थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चे को अपनी तरह से परवरिश करूंगी, मैं इसे जागीरदाराना जिंदगी नहीं दूंगी। और ये जो बागी तेवर थे उन्होंने उसको बच्चे को पढ़ाया, उसके बाद यहां तक पढ़ाया कि उन्होंने फिर गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में
داخلہ لیا اور پھر لاہور میں بھی وہ پڑھے دیال سنگھ کالج میں. وہ جو ان کے بات کا ذکر کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں جو باغیانہ تیور رہے ان کے, اور یہی تیور جو تھے وہ جب وہ بڑے ہوئے تو ان کی شاعری میں ابھر کر جو تھے وہ سامنے آئے. ڈاکٹر کیول دیر صاحب, جیسے ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ساحر کی جو شاعری ہے اس میں باغیانہ تیور تھے, نظموں میں ان کی ساری ظاہر ہوتی ہے, اس سے ایک دم وہ رومانس کی طرف چلے گئے. آپ ان کے فلمی گیت دیکھیے, کتنے رومانٹک گیت لکھے. تو وہ جو عبدالحی سے ساحر لدھیانوی بننے کا جو سفر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں یہی عرض کرتا ہوں. بڑی لمبی کہانی ہے لیکن بریف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی ساحر نے ابتدا میں وہ لدھیانہ میں تھے, بچپن ان کا وہیں پہ گزرا. وہ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے شاعری کی تعلیم کسی استاد, ہاں بالکل میں متفق ہوں, 100% متفق ہوں, اور انہوں نے خود کہا کہ مجھے عروض کا یہ جو ہے وہ گیان نہیں ہے. تو انہوں نے صحیح فرمایا, بہتر وہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد یہ بیج جو دماغ میں پوئٹری کا, شاعری کا, وہ کیسے پیدا ہوا, کیسے وہ پرورش اس کی ہوئی. اس کی ایک چھوٹی سی کہانی یہ ہے کہ ان کو ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق تھا. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. تو ایک مرکز تھا لدھیانہ جہاں پر یہ بڑی بڑی پارٹیز, وہ ٹولیاں, وہ ڈرامےٹسٹ وہ آیا کرتے ابٹا کے ساتھ بھی کچھ کرتا ہے. اس دور میں بالکل ٹھیک ہے, ایک زمانہ تھا کہ یہ رواج ہوا کرتا تھا. اور شاعر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بھی ایسا ایونٹ اس نے مس نہیں کیا. اچھا, کیونکہ وہ سارے اردو میں ہوتے تھے, وہ لینگویج جو تھی تو پنجابی وغیرہ میں نہیں ہوتے تھے. تو اس نے وہاں سے بڑا کچھ اڈاپٹ کیا, بالکل بڑا سیکھا. اس کے بعد اس نے عروج کی تعلیم کہیں سے نہیں لی, شاعری کی تعلیم کسی کو استاد نہیں بنایا, بالکل, لیکن اس نے جو کچھ لکھا دل سے لکھا سر, دل سے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاعر جو اپنا تخلص ہے شاعر وہ بھی خود رکھا تھا. بالکل بالکل. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا انہوں نے جی, تو اس میں شاعر کا ذکر آتا ہے. وہ لفظ ان کو پسند آ گیا تو عبدالحی آگے شاعر انہوں نے لدھیانہ کے تو تھے لدھیانوی. تو وہ یہ شاعر لدھیانوی جو اس کا شاعر کے معنی ہی جادوگر ہیں, تو وہ لفظوں کے جو جادوگری جو ہے لفظوں میں, فلموں میں بھی ان کی بڑی جتیندر جی ان کی جادوگری جو تھی وہ سامنے یہ آئی. آپ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں تو مطلب, لیکن ان کو یہ لگا کہ جب وہ کالج میں پڑھتے تھے تو وریندر نام کی ایک لڑکی سے ان کا معاشقہ ہوا. یہ ہسٹری میں موجود ہے. پھر ان کا نام جو تھا وہ امرتا پریتم کے ساتھ بھی بہت آگے چلے گئے. آپ اس سے پیچھے کے لوگ بھی ہیں, اس کے پیچھے کے لفظ تھوڑا عشق کرنا رسیدی ٹکٹ کے طور پر وہ جو منظر ایکچولی پہلے میں تھوڑی بالکل بالکل بتاتا ہوں کہ جب وہ کالج میں تھے تو پہلی بات تو وہ شاعری کی ہم کر رہے تھے, مختصر یہ کہ ان کو لکھنے کا شوق تو پیدا ہو چکا تھا, لکھنے لگے تھے اور بڑا اچھا لکھنے لگے تھے. اس زمانے میں انگریز کے خلاف انہوں نے ایک ترقی پسند تحریک کے ساتھ حصہ لیتے ہوئے انہوں نے بڑے باغیانہ کلام لکھے. اور اس کے لیے وہ لکھتے تھے, کیرتی نام کا ایک اخبار شائع ہوتا تھا, وہ وہاں جاتے تھے اور کوئی ڈفرنٹ دوسرے نام سے لکھا کرتے تھے, تو اس میں شائع ہوتی تھی تاکہ کوئی گورنمنٹ وہ کیونکہ بڑا باغیانہ وہ لکھتے. بالکل بالکل بالکل. ایک بات بڑی امپورٹنٹ یہ ان کی زندگی تھی. اس کے بعد جو انہوں نے عشق کا ذکر, پہلے عشق کا ذکر کیا, تو ایک لڑکی تھی وہ ان کے ساتھ وہ ان ساری وہ ایکٹیویٹیز میں حصہ شریک ہوا کرتی تھی. کالج کی اسٹوڈنٹ تھی, تو اس کو تب تک کی بیماری ہو گئی. اس سے یہ بھی اس کو بڑا پسند کرنے لگے تھے, تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ڈیتھ ہوئی تو میرا خیال ہے کہ زندگی میں اتنا اداس, شاعر نے اس کا ذکر بار بار کیا ہے, کہیں نہیں ہوا. تو اس کے بعد جو انہوں نے یہ امرتا پریتم تک پہنچ گئے, تو اس کے بعد درمیان میں کالج کی لڑکی کی عشق کور کا ذکر آتا ہے. نہیں اس کے ساتھ بڑا لمبا عشق رہا ہے ان کا. وہ بمبئی میں بھی ان کے ساتھ میں بتاتا ہوں,
तो दोनों उसी मसले को लेके जी दोनों को कुछ लोग कहते हैं कि कॉलेज से निकाला गया था, इनको कॉलेज से निकाला नहीं गया था, वो सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। नहीं, वो जो नज़्म उन्होंने कही कि यहाँ के निकाले हुए तो है वो फर्जी थी। नहीं, फर्जी नहीं थी। अच्छा। मैं उसकी वजाहत ये कर रहा हूँ। प्रिंसिपल हार्वे थे कॉलेज के, उन्होंने इसको बुलाया साहिर को, जी क्योंकि वो ईश्वर कौर के साथ मुआशके का जिक्र बड़ा लंबा एक शोर पार्क मच में गया कहा था। जाता है कि घंटों बैठे रहते थे उनके साथ, ना वो एक लंबी कहानी है। वो यही था, इश्क था, जी जी सच्चा इश्क था, दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लगे थे। तो इसका चर्चा बहुत हो गया। तो हार्वे ने, प्रिंसिपल हार्वे ने साहिर को अपने कमरे में बुला के उसको कहा कि इससे पहले कि मैं कोई एक्शन लूं, मैं तुम इतने अच्छे बंदे हो कि मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, बेटर है कि तुम यहाँ छोड़ के चले जाओ। तो गालिब का वो शेर होगा कि अगर गालिब वो अब उस वक्त वो ये माहौल होता कि बड़े बेआबरू होकर थे कुछ, लेकिन वो बेआबरू होकर कुछ से नहीं दो लफ्ज यहाँ आते हैं। ये कहा जाता है कि उसको रेस्ट्रिकेट किया गया था। ये दोनों तरह की हमारे यहाँ अदब में चीजें मिलती हैं। उसको बिल्कुल सुलह सफाई के साथ समझा के उसको कहा गया था कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो, अच्छे शायर हो, इसलिए बेहतर है कि तुम चले जाओ। तो फिर वो उन्होंने फिर दयाल सिंह कॉलेज में लाहौर में लाहौर में वो चले गए, उसके बाद में रहे, लेकिन वो तालीम वहाँ, ठीक है, वो एक अलग इशू। तो लाहौर में वो ईश्वर कौर इतनी उस जमाने में ये बॉम्बे चले गई, कोई रिलेटिव थे उनके, ये साहिर नहीं लेके गए, ये भी एक मुगालता है लोगों के, वो लेके गए। नहीं, लड़कियां ऐसे हर किसी के पीछे थोड़ी भागती हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भैया। नहीं, वो ईश्वर कौर वहां गई, वहां जाके एक रिलेटिव थे दूर के, उनकी फैमिली में उसकी शादी कर ली। साहिर को ये पता था और सारी उम्र वो इंतजार करते रहे कि ईश्वर कौर कभी मुझे मिलेगी, लेकिन वो तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, भरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। साहिर का बड़ा मशहूर ये शेर हुआ था। तो हम इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधी टिकट की कुछ बात बताएं आपने। उसमें साहिर का जिक्र किया है अमृता प्रीतम ने, लेकिन वो ये भी कहते कि साहिर ने कभी भी अपने मुंह से न खुलकर कभी भी इजहार नहीं किया मेरे साथ कि हम लोग शादी कर लें। ये बात मैं जितेंद्र जी आपको बता दूं कि तारीख आज तक ये बात साबित नहीं कर सकी कि साहिर लुधियानवी अमृता प्रीतम से प्यार करता था या अमृता प्रीतम साहिर लुधियानवी से प्यार करती थी। देखिए, एक बात है बड़ी, क्योंकि मैं बड़े उस सोसाइटी में रहा हूँ। आप तो सुनी सुनाई बातें या पढ़ी पढ़ाई बातें कर रहे हैं। वो लोग जलीस, हमीद अख्तर, ए हमीद, ये वो लोग थे जो साहिर के कल्बी दोस्त थे, लाहौर में भी और उसके बाद पहले बाद में, और ये मेरे दोस्त भी रहे हैं। क्या बात। तो क्योंकि साहिर पर मैंने काफी कुछ, मेरी किताबें भी आई बहुत सामने चीजें सर, और मैंने उनसे सारी बातें करके उस सारी चीजों को, अमृता प्रीतम की कहानी वो शुरू होती है तो चंद अल्फाज में मैं ये कहूँ कि शुरू में जब ये लाहौर गया है तो अमृता प्रीतम की शादी हो चुकी थी, उसके वो 5 किताबें भी छप चुकी थी उस जमाने में, इसके जाने से तक अमृता की। तो वो पंजाबी में लिखती थी और ये उर्दू में उसका तर्जुमा करते थे जी, आपस में दोस्ती और ये थी। उसके बाद थोड़ा सा 1-2 स्टेप आगे बढ़े। हाँ जी। तो अमृता जरूर चाहती थी, लेकिन वो कहते हैं कि इनके पर्सनल तौलकात पीर वहां रहे जी, इन अल्फाज में जी, बेशक बेशक बेशक, लेकिन कोई इश्क की जो दास्तान है वो अमृता ने रसीदी टिकट तब लिखी थी जब साहिर की डेथ हो चुकी थी। नहीं बिल्कुल, वो ये भी लिखती है कि मैंने साहिर को दिखाया वो मसूदा पहले, उसने कहता है कि उसने कुछ नहीं कहा। एक लफ्ज में जो बात कर रहा हूँ कि अमृता प्रीतम ने, गुस्ताखी माफ, अमृता प्रीतम ने साहिर के इश्क को एक्सप्लॉइट किया है। बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ मैं, जिसका जिक्र कई जगह हुआ भी है। एक्सप्लॉइट ये है कि ये किताब उसकी डेथ के बाद छपती है, उसमें जो कुछ भी उसने लिखा है वो साहिर ने कभी कोई मसविदा नहीं पढ़ा। अच्छा, साहिर ने कोई उसको सिर्फ एक लेटर इसने लिखा था, वो जिंदगी की एक ही वो चीज थी, तो जिसको जो भी उसको कह लें आप, लेकिन ये सारी कहानियां हैं।
वो अमृता जरूर इश्क करती थी। हाँ, अमृता उसके बाद साइडेड कह सकते हैं, वन साइडेड था, लेकिन वो तब तक था जब तक इमरोज उसकी जिंदगी में नहीं आया। अमरोज उसकी अमृता की जिंदगी में नहीं, जब वो आया, क्योंकि अमरोज शमा में काम करता था, ये डिजाइन करवाने अच्छा, वो आपस में तोलगात हो गए, और वो अभी तक वो उसे याद कर रहे हैं। वो अमृता प्रीतम से हटने से पहले ही साहिर सुदाम मल्होत्रा की तरफ भी चले गए थे, ये भी बात आती है। बहुत जाती जिंदगी याद, मैं ये चाहना चाह रहा हूँ, आखिरी दास्तान है, लेकिन वो बहुत बड़े शायर थे, वो बहुत बड़े शायर हैं और बहुत बड़े शायर रहेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आप उनकी जो शायराना एक उनका एक इमेज है उस पर थोड़ा सा मुख्तर, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि 1921 में उनका जन्म हुआ और 1937 में उन्होंने मैट्रिक उसका इम्तहान पास किया, और 1936 में तरक्की पसंद तहरीक जो थी वो वजूद में आई, और जैसे जैसे उनकी शायरी परवान चढ़ती गई, तरक्की पसंद तहरीक भी परवान चढ़ती गई, और तरक्की पसंद तहरीक जो थी वो अदब के खिलाफ एक जंग थी, वो अदब बराए जिंदगी एक नारा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि अदब को जिंदगी के साथ जरूरत है। बहुत हो चुका कि नाजुकी उसके लब की क्या कही, पंखड़ी गुलाब की सी है, बहुत हो चुका। अब जो लड़की सड़क पर पत्थर तोड़ती है उसका जिक्र किया जाए, और ये बात कही जाए कि मिलें क्या इसलिए रेशम के थान बुनती हैं कि दुख्तरान वतन तार तार को तरसे, और किसी को उदास देखकर, जैसे आपने कहा कि उनकी शायरी में सारी जिंदगी उनकी शायरी थी वो रोमांच से भरपूर रही, लेकिन उन्होंने जो किताबें मिलती हैं डॉक्टर साहब, हाँ उनकी किताबें जो है एक आओ के ख्वाब बुने, 4 किताब, तलखियां अपने परछाइयां गाता जाए किताबें हैं, और ये किताबें जो हैं ये अथॉरिटी किताबें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने अदब को जिंदगी के साथ जोड़ने में उस दौर के जो शोरा और उदबा थे उन्होंने भरपूर कोशिश की, और ये यहाँ तक कह दिया कि उनकी बहुत सी ऐसी नज़में हैं जो पहले उनका रूप जो है वो रोमांटिक है, जैसे तुम्हें उदासी पाता हूं मैं कई दिन से, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम। एक बात तो मुसल्लम है जी कि शायर ने जो कुछ भी लिखा, पोएट्री की बात हम कर रहे हैं, फिल्मी जिंदगी में उसमें भी अदब है, बिल्कुल अदब है, बिल्कुल 100%। और वो वहां पर जो वो लिखते हैं जी शायर जी, उसमें उसने सुलह नहीं की कभी, हाँ बिल्कुल समझौता नहीं किया, और इसकी जिंदा मिसाल जैसे शुरू में आपने फरमाया नहीं किया, उसकी जिंदा मिसाल उनकी नज़्म जो है वो ताजमहल है। ये चमनजार, ये चमनजार, ये किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो ये जो बातें थी, ये बगावत का ये तेवर था, और यही नज़म जो थी, इस नज़म ने उन्हें साहिर लुधियान भी बनाया, और ऐसी बहुत सी नज़में, बहुत से गीत हैं। और एक और खास बात उनकी पोएट्री में ये है कि उन्होंने बाकायदा हिंदी नहीं पढ़ी थी जी, अच्छा शायर ने, लेकिन आपने कई उनके गीत बहुत बढ़िया, बहुत हिंदी में गीत, बहुत बढ़िया गीत है, और यहाँ तक कि भजन भी उनके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भजन वो थोड़ा हिंदी में। तो वो मतलब है कि वो एक कंपोजिट शख्सियत है। डॉक्टर साहब, इसको ये भी कहा जाता है शायर जो है औरतों के हक में लिखने वाला शायर भी है। नहीं, वो तो जिंदगी के हक में लिखने वाला यार, औरत ने जन्म दिया मर्दों से बाजार दिया, जब जी चाहा, तो वो देखो उनकी नज़म जो सना खान, मतलब है कि इतनी ग्रिप के साथ, मजबूती के साथ, इतनी बगावत थी उनके जहन में जी कि उन्होंने बहुत बिल्कुल। तो ये जो बगावत, वो नज़म उनकी जब वो मिर्जा गालिब, एक जश्न गालिब मनाया जा रहा है, उर्दू ही का शायर था, गालिब जिसे कहते हैं उर्दू ही का शायर था, गालिब पे करम करके उर्दू पे सितम क्यों है, उनके 100 साल पे उन्होंने ये आखिरी शेर उसका ये है कि हम दोनों के कातिल हैं, हम दोनों के कातिल हैं, दोनों के पुजारी। नहीं डॉक्टर साहब, बड़ी मजीद जानकारी आप लोगों से हासिल हुई। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में जरूर आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा साहिल लुधियानवी के बारे में। कुछ ऐसी बातें जो कंट्रोवर्सी में रही, और डॉक्टर साहब हमारे दोनों एक्सपर्ट बैठे हुए थे, इनको उन्होंने वजाहत के साथ समेटा और बहुत ढंग से बताया। एक एपिसोड में जैसे मुमकिन नहीं है, 100 साल का जश्न शाहिर का मनाया जाता है। आइंदा फिर शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल हम शुरुआत कर रहे हैं। आइंदा किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अभी तब तक इजाजत दीजिए। आदाब।